हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार बता दो सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। आज आ रही है ना आवाज़? एक तो माइक का इशू हो गया था मेरे साथ। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आवाज़ आ रही है मेरी? बस एक बार मुझे देखने दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट आवाज़। चलो चलिए, मेरी बस एक बार मुझे चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी आवाज वगैरह नहीं आ रही या कुछ भी ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही? चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ये एक्चुअली कल माइक खत्म हो गया ना, आज नया माइक लेके आया हूँ, लेकिन पंगा क्या हुआ, उसके साथ भी ट्रेजेडी हो गया कि चार्ज नहीं हुआ। तो अब इसको यहाँ पे रख के मैं बोल रहा हूँ। अगर ये यहाँ रहता तो आई वुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट, बट अब जब तक चार्ज नहीं है तब तक इसको यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। वैसे लगा सकता हूँ इसको यहाँ ना, लगा ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, चार्ज ही तो हो रहा है ना। बस ठीक है, चलो कोई ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, तो हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं। आइए। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो भी हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, रेस्पिरेशन में वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम फोटोसिंथेसिस में देखे थे, रेस्पिरेशन में उसका उल्टा कर देना, तुम्हारा ये चैप्टर बहुत अच्छा से खत्म हो जाएगा। पढ़ना हमको इसमें काम का चीज ईटीएस है। स्टेप में कितना एटीपी यूज होता है उस पर सवाल आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग जल्दी निपटा सकते हैं, ज्यादा बिना दिमाग लगाए। राइट 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 राइट। चल, आइए, तो चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए बेटा। डॉक्टर आनंद मनी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वेबसाइट है anandmani.com। तो माइंड मैप, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप बहुत पैसे देके पे करते हो, यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस रोज आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, सब कुछ बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मिलता है। रेफरल कोड आनंद यूज करना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड भैया, शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले तो समझो ब्रीदिंग क्या होता है, और दूसरा समझो रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, respiration is the catabolic breakdown of क्या, फूड टू रिलीज एनर्जी, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। राइट राइट। तो हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे, हम इस चैप्टर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा भैया? ऑल ऑफ अस ब्रीद टू लिव। ठीक है, वाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल? क्यों भैया? ब्रीदिंग से आपके बॉडी में ऑक्सीजन आता है और हार्मफुल गैसेस बाहर निकल जाते हैं, तो दैट्स व्हाई ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट देयर डेली एक्टिविटी, बीट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग, है ना। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने देखा था, इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपीरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो इंस्पिरेशन में एनर्जी लग रहा है कि नहीं? ठीक है, तो भैया कहां से एनर्जी आता है, तो एनर्जी कैसे लेते हैं, तो एंड हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एनर्जी के लिए हमको चाहिए होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एनर्जी के लिए हमको चाहिए होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो बढ़िया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है भैया? अगर हम बात करें C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। दिस इज व्हाट एसेंशियली सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज। यही है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन? यही है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन? है या नहीं? है या नहीं? यही है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन? सबको ठीक है? सबको ठीक है, मतलब ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दे रहा है, जो मेरा एसेंशियल प्रोडक्ट है दैट इज एटीपी दे रहा है, जो मेरा
एसेंशियल प्रोडक्ट है वो एटीपी दे रहा है, तो इसी पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सब मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड, ठीक है। तो यहां पे आ जाता है, ठीक। टाइम पास है, यहाँ पे टाइम पास है, टाइम पास है, टाइम पास है, टाइम पास है, ठीक है। तो दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स within the cell to release energy and trapping this energy for synthesis of ATP, ठीक है, ATP। तो बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ अलग अलग है, मतलब फूड इनटेक का मोड सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रोपिक हो सकते हैं, होलोजोइक हो सकते हैं, फिर ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, बट इवेंचुअली जो भी फूड है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं या उसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिल जाता है, एंड इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। चलिए भैया, तो क्या है भैया, तो क्या है भैया, तो द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, थ्रू ऑक्सीडेशन within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration, ठीक है। क्या है, the breaking of bonds, कार्बन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही, सबस्ट्रेट का, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, जिसपे रेस्पिरेशन हो रहा है वो हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसपे रेस्पिरेशन हो रहा है वो हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats and even organic acid can be used as respiratory substances in some plants under certain condition। अभी हम बात करेंगे कि इसमें प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कैसे होगा, एम्फिबोलिक पाथवे जब हम देखेंगे, फैट्स का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और फिर ऑर्गेनिक एसिड में मैलिक एसिड जब ब्रेकडाउन कर रहा है तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका रेस्पिरेटरी कोशेंट भी देख लेंगे, ठीक, ठीक है। एनर्जी करेंसी जो है हमारा वो एटीपी है, दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एनर्जी करेंसी या एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन within the cell all the energy contained in the respiratory substrate is not released to the cell in a single step, ठीक है। मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, एंड इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें हमको एटीपी सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसमें हमको एटीपी सिंथेसिस होता है, और ये एटीपी सिंथेसिस, ये एटीपी सिंथेसिस दो तरीके से हो सकता है। नंबर वन, अगर डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अगर देखो, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड phosphorylation, synthesis of ATP is called तो अगर डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है या डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब डायरेक्ट, अगर डायरेक्टली एटीपी बन रहा है तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और दूसरा कैसे होता है, दूसरा ईटीएस के थ्रू होता है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और दूसरा होता है वाया ईटीएस, है ना, दूसरा होता है वाया ईटीएस, ठीक, 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 ठीक। चलिए अब आते हैं, डू प्लांट ब्रीथ। हाँ भैया, प्लांट ब्रीथ करते हैं, बट प्लांट के पास ब्रीदिंग का कोई एसेंशियल मैकेनिज्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर सेल के आसपास उसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हिसाब किताब बना है, तो डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सचेंज ऑफ गैसियस सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर प्लांट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो भैया क्या, well the answer is not so direct. Yes, plant require oxygen for respiration to occur and grieve out carbon dioxide,
बट 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 दे हैव नो स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। दे हैव स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो देर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहला, ईच प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज नीड। जैसे मान लो कि एक लीफ है, तो हर लीफ के पास अपना स्टोमाटा है, तो अपना गैसियस एक्सचेंज करता है। बट मेरा हर सेल रेस्पायर नहीं कर सकता ना, मेरा हर सेल ब्रीथ नहीं कर सकता, तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू मेरे सेल में ऑक्सीजन जाता है। दूसरा, देर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, ठीक है। फिर दे डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि उतना एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है उनका, है ना, तो उतना ब्रीदिंग का रेट नहीं है उनका, ठीक। तो ये भी पॉइंट है। और तीसरा क्या होता है कि भैया इनको ऑक्सीजन अपना घर का खेती भी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो इसलिए उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मेजरली अंदर से ही प्रोड्यूस हो जाता है। अगर तुम्हारे घर पे ही सब सामान बन रहा है तो तुम बाहर शॉपिंग करने नहीं जाओगे ना। तो वही वाला चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं, वही वाला चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ भैया, पहला पॉइंटर क्या हुआ, पहला पॉइंटर कि भैया इनके पास अपना हिसाब किताब है अगल बगल ही, ठीक है। दूसरा क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। और तीसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इनको उतना लोड नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस दैट इज कॉन्टैक्ट इन एयर, एंड दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। तो जनरली जो भी प्लांट पार्ट है, it is in the direct contact of air, so gaseous exchange becomes easier. There is no respiratory organ required for the same, है ना, कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए नहीं होगा इसके लिए, ठीक। इजी है, इजी है, ठीक है भैया। क्या प्रोडक्ट हुआ भैया, ग्लूकोज, मैंने बात किया था हमने, क्या किया था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी दे रहा है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, सो दैट एनर्जी मिले, सो दैट एनर्जी मिले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो दैट एनर्जी मिले। चलिए अब आते हैं इनका क्या क्या स्टेप है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तीन चीज आपको पढ़ना जरूरी है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज पढ़ना। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है ये पढ़ना, बाकी सारी चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। चलो आई, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एज प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज एसेंशियली ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन द प्लैनेट्स लैक्ड ऑक्सीजन, वहां पे क्या होता था, एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता था, ठीक है। इवन अमंग प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म वी नो दैट सेवरल अडेप्टेड टू एनेरोबिक कंडीशंस, पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप अगर हम रेस्पिरेशन का देखें, देखो देखो क्या होता है, सबसे पहला चीज अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइको, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ईएमपी, ईएमपी क्या होता है भैया, ईएमपी साइंटिस्ट के नाम पे आ गया, अच्छा नीचे लिखिए, ईएमपी पाथवे, ईएमपी आपके साइंटिस्ट के नाम पे आ रहा है। कौन कौन सा साइंटिस्ट है भैया, एमडेम, सवाल आता है इस पे, मेयर ऑफ और फार नास, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो है आपका, इट अकर्स इन
साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस जो है आपका इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। हाँ, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इट इज द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिखिए, दिस इज द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर aerobic and anaerobic respiration. It is the most common pathway for aerobic and anaerobic respiration. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या मोस्ट क्या मतलब? कॉमन ही है, मोस्ट तो छोड़ ही दो, है ना। मोस्ट तो क्या ही पॉइंट है, ठीक। अच्छा, एसेंशियली यहां पे हो क्या रहा है? एसेंशियली यहां पे हो रहा है क्या है? ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसमें? ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं आता? किसी को दिक्कत नहीं आता? ठीक, ठीक, ठीक है। एक सेकंड, चार्जर लेके आ रहा। तो इतना कुछ चार्ज करना पड़ता है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कितना पोर्ट लाएगा चार्ज करने के लिए आदमी। सॉरी, हाँ, ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। शुरू करें, बनाए क्या पाथवे? तो बेसिकली 10 स्टेप होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स। आज फ्रस्ट्रेशन में ना हम घड़ी खरीद के कर लिया है। क्या हो रहा था ना, इतने दिन से हम ये घड़ी देखते हो, ये वाला घड़ी था ना, ये क्या होता था, ये वाला घड़ी चार्ज ही नहीं रहता था। तो हम क्या होता था, ऑफ घड़ी पहन के चले जाते थे। अच्छा, तो कुछ तो हाथ में रहा ना, ऐसे हाथ एकदम पतला सा तो वो हो जाता था। तो हम बोले नहीं, ये तो खेल ही नहीं रहे हम, रोज कौन चार्ज कर रहा है भैया, नहीं हो रहा ये रोज चार्ज। तो हम फिर बिना चार्ज वाला घड़ी आज लेके आए फाइनल, कि कम से कम घड़ी तो पहनेंगे, टाइम कोई पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाता है यार। तो इसीलिए सब सब जितना स्मार्ट चीज बना है, ठीक है, उतना ही घटिया है, ठीक है। तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए जिंदगी में, चीज हमेशा याद रखो। हाँ वही ना। चलो, कोई, समझे? आओ, आओ देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस देखते हैं, चलिए। तो भैया हो क्या रहा है, देखिए। हम्म, देखिए देखिए हो क्या रहा है। आओ देखो, ये तो याद हो जाएगा, देखो ग्लाइकोलिसिस बहुत आसान है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस याद हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस बहुत आसान है, ठीक है। देखो, तो क्या हुआ, अपना था ग्लूकोज, अपना क्या था कि नहीं अपना ग्लूकोज? ग्लूकोज हमारा हमेशा से अपना ही रहा है, ठीक है। हाँ, तो अपना था। अरे यार, ये क्यों नीचे क्यों हो गया भैया? दुनिया में सबको पता है कि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब देखो, तुम लोग जो रट्टाफिकेशन करके नेमोनिक्स याद करते हो, जिससे हमको सख्त चिढ़ है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे क्यों नाम रखा गया है। जैसे तुम्हारा नाम चिंटू रखा गया होगा, ठीक है, घर पे चिंटू क्यों रखा गया होगा, समझदार तो तुम हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी नाम जो रखा गया है एंजाइम्स का, वो बहुत समझदारी और मीनिंगफुल तरीके से रखा गया है। तो भावुक नहीं होना है, मतलब समझ के याद करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चल आइए तो देखिए, तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज क्या है मेरा? ग्लूकोज है हेक्सोज। क्या है? हेक्सोज। ठीक है। किसी मनुष्य या किसी वस्तु को अगर आपको अनस्टेबल करना हो, किसी वस्तु को अगर आपको अनस्टेबल करना हो तो उसको क्या देंगे? पैसे। किसी को बिगाड़ना है तो क्या करते हो तुम सबसे पहले? या किसी को तोड़ना है तो क्या करते हो? उसको पैसा दे दो, पैसा का चस्का लगा दो। ठीक है। तो इस ग्लूकोज को हमको तोड़ना है। ठीक है। ये ग्लूकोज बहुत स्टेबल था, इसको अनस्टेबल करना है, तो इसको हमने पेहे दे दिए। क्या दे दिए? पेहे। तो क्या किया हमने? हमने इसको दे दिए पेहे। ग्लूकोज, दास्ताने ग्लूकोज समझो, दे दिया। ठीक है। पेहे देने का एक एजेंट था जिसका नाम था मैग्नीशियम। पेहे देने का एक एजेंट था जिसका नाम था मैग्नीशियम। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस हेक्सोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? हम इस हेक्सोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो एंजाइम क्या यूज होगा सर? हेक्सोकाइनेज। एंजाइम क्या यूज होगा सर? हाँ जी, है या नहीं? किसी को दिक्कत है क्या? बताओ। हेक्सोकाइनेज। ठीक है। इसने जो पैसा था ग्लूकोज, इसने अपने पीछे वाले पॉकेट में रख लिया। इसने जो पैसा था वो कहां रख लिया? अपने पीछे वाले पॉकेट में रख लिया। ठीक है, रख लिया। तो भाई ग्लूकोज के छठे कार्बन पे क्या हो गया? फॉस्फेट। तो क्या हुआ? ग्लूकोज। अच्छा, अब इसके पास पैसे आए तो ये थोड़ा अपना रूप रंग तो बदलेगा ना। ये कहां फटीचर की तरह घूम रहा था। ठीक है, अब इसके पास पैसे आ गया। तो क्या हुआ? ये गया एकदम शॉपिंग वॉपिंग करके एकदम नए स्ट्रक्चर में आया। ठीक है, मतलब अपना एक आइसोमर बना लिया। तो ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है भैया? ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रुक्टोज, है ना। तो ये बना लिया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक, सॉरी, ये रिवर्सिबल होगा क्योंकि आइसोमर है। ये रिवर्सिबल होगा। क्या बना? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है, तो क्या यूज होगा भैया? तो ये क्या यूज होगा? आइसोमरेस, है ना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है, तो क्या यूज होगा? आइसोमरेस। ठीक। अच्छा, हमने देखा कि इस रिएक्शन को थोड़ा और जल्दी करा देते हैं ना। कौन इंतजार करेगा? तो थोड़े और पैसे दे दिए। हमने क्या किया? हमने थोड़े और पैसे दे दिए। हमने थोड़े और पैसे दे दिए इसको। तो हमने क्या किया? और एटीपी इसको दे दिया। ठीक है। तो भैया एंजाइम क्या हो रहा है? अब हम फ्रुक्टोज काइनेज की बात कर रहे हैं, फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम इसको? फ्रुक्टोज काइनेज। क्या, कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं? फॉस्फेट से ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। क्या बना भैया? बना फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। दिक्कत है क्या किसी को? दिक्कत है क्या किसी को? एक बार दिखा दीजिए अंगूठा अगर दिक्कत नहीं है तो। दिक्कत है क्या किसी को? कुछ ऐसा सर ये समझ नहीं आया, सर ये वाला बात तो कैसे आप बोल दिए, इसका मतलब नहीं बन रहा, कुछ ऐसा? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अगर कोई ट्रिक मांगा तो हमसे पिट जाएगा अगर बता दिया। इतना अच्छा हम कहानी बता रहे हैं, ट्रिक मांगोगे तो पिटोगे। सीधी सीधी बात है एकदम। नहीं, चलो, क्या ट्रिक का जरूरत है इसमें? अब तो डर से बोलोगे नहीं है, हमको पता है। क्या ट्रिक का जरूरत है इसमें? यार इतना बढ़िया समझा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से तरीका से कहानी बता रहे हैं तुमको। रिलेट करो ना, स्टोरी के फॉर्म में रखो। ये ट्रिक मुन्नी बदनाम हो गई और वैसे करके तुम याद करोगे, कितना छिछोरा लगता है। अरे आपके दिमाग पे तौहीन है ये, है। ठीक है, फालतू का सस्ता ट्रिक बनाते हो, ट्रिक भी कोई अच्छा नहीं बनाते हो।
चलो हाँ आओ आओ। तो अब देखो, तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है। कितना कार्बन कंपाउंड था भैया ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। अच्छा, अब 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 आदमी के पास इतना पैसा होगा तो पगला जाएगा, पागल हो जाता है ना। अगर आदमी का बहुत पैसा आ गया तो पागल हो जाता है, सड़िया जाता है, होता है या नहीं, है ना, गर्मी चढ़ जाता है, ठीक है, तो ये पागल हो जाता है। हो गया ये क्या, ये हो गया अपना पागल। क्या हो गया, ये हो गया पागल, ठीक है। तो भैया क्या बना, PgAl, तो क्या बना, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना कार्बन कंपाउंड था ये, कितना कार्बन कंपाउंड था ये, कितना कार्बन कंपाउंड था ये, 3 कार्बन कंपाउंड। तो कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और यहां जो एंजाइम यूज होता है दैट इज एल्डोलिस, यहां जो एंजाइम यूज होता है दैट इज एल्डोलिस, ठीक है। और जब ये पागल होता है तो कभी कभी इसका धप्पा भी हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में इंटरचेंजेबल होगा, यहाँ पे आइसोमर है, इन दोनों का आइसोमर है इसका धाप, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ढाप, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, तो अगेन ये दोनों आइसोमर है तो यहां लगेगा आइसोमरेज, क्या लगेगा, यहां लगेगा आइसोमरेज, यहां लगेगा आइसोमरेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब आते हैं निकालने वाला काम। ये मेरा इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस था, मैंने जितना इन्वेस्ट करना था मैंने कर दिया, ठीक है। अब इससे मुझे चाहिए रिटर्न, है ना। तो अब इसको तोड़ा जाए, अब इसको तोड़ा जाए और इससे फॉस्फेट निकाला जाए, है ना। अभी इन्वेस्टमेंट था, जितना हमको इसको बिगाड़ना था हमने बिगाड़ दिया। अब इससे हमको रिटर्न चाहिए, अब हमको इससे रिटर्न चाहिए, अब हमको इससे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो क्या था भैया, तो जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना था, जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना था, जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना था, इससे हम हाइड्रोजन निकाल लेते, PgAl, तो हाइड्रोजन निकाल लिए। तो ग्लिसरैल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरिक एसिड में, तो करो। अब इससे हमको पैसे निकालने स्टार्ट करने हैं, अब इससे हमको पैसे निकालने स्टार्ट करने हैं। तो क्या किया हमने, इससे हाइड्रोजन निकाले, इससे हाइड्रोजन निकाले और पानी पिला पिला के निकाले, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस, ठीक। क्या लगा रहा है, हाइड्रोजन निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन निकालने को कहते हैं डी हाइड्रोजिनेज। और क्या डाल दिए, पानी अंदर डाल दिया, पानी अंदर डाल दिया, ठीक है। क्या होगा इससे, तो इससे बनेगा मेरा, इससे बनेगा मेरा क्या, 1,3, अरे कितना ऊपर है भैया, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बना, ग्लिसरेट बन गया या ग्लिसरिक एसिड बन गया। कैसे, हाइड्रोजन इससे बाहर निकाले। हाइड्रोजन बाहर जब भी निकालते हैं एंजाइम यूज होता है डीहाइड्रोजिनेज, एंजाइम यूज होता है डीहाइड्रोजिनेज। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है।
अब इसके पास बहुत पैसे हैं, पैसे इसके आगे वाले जेब में भी है, पीछे वाले जेब में भी है, तो इससे एटीपी निकाल लिया जाए क्या? इससे एटीपी निकाल लिया जाएगा, मतलब फॉस्फेट का ट्रांसपोर्ट करा लेते हैं। तो 13 पीजीए है, 13 पीजीए है, तो हम इससे एटीपी निकाल लेते हैं। तो 13 पीजीए है, तो इससे हम एटीपी निकाल लेते हैं। निकालो। निकालो, तो क्या कर सकता जाएगा? 3 पीजीए या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड एसी बंद करना पड़ेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये भी 2 मॉलिक्यूल है। क्या निकला? क्या निकला? 2 एटीपी बन गया, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है मेरा, हम ब्रेक इवन पे पहुंच गया, ठीक है। तो क्या यूज हुआ भैया? ट्रांस फॉस्फो राइलेस, ट्रांस फॉस्फो राइलेस, ठीक है। ट्रांस फॉस्फो राइलेस, ठीक है। ये 3 पीजीए मेरा हो गया, ठीक है। अब 3 पीजीए को भी तोड़ना है हमको, ठीक है। 3 पीजीए को भी तोड़ना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब तुम्हारे पास कम पैसा बचेगा, तुम क्या करोगे? अंदर वाले पॉकेट में पैसा डाल लोगे, यही करोगे ना। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कम पैसा बचा और पीछे वाले पॉकेट से तुम्हारा पैसा चोरी कर लिया गया, इसके तो आगे वाले से चोरी किया, 1 से चोरी किया, तो क्या करोगे भैया? तो अंदर वाले पॉकेट नहीं होता था पहले, हाफ पैंट वाफ पैंट जो पैंट पहनाती थी मम्मी, तो उसमें क्या होता है, अंदर एक पॉकेट होता था यहाँ के आसपास, है ना, अंदर घुसा के ऐसे ना। तो इसने बीच वाले पॉकेट में पैसा रख लिया, ठीक है। इसने ना आगे रखा ना पीछे रखा, क्योंकि पॉकेट मार बहुत हो गया था, इसने बीच वाले पॉकेट में पैसा रख लिया। तो क्या हुआ कि 3 पीजीए जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है 2 पीजीए में। 3 पीजीए जो आपका कन्वर्ट हो जाता है 2 पीजीए में, कितना मॉलिक्यूल? अगेन यहाँ पे सबका 2 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सारे 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। क्या होगा भैया यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा म्यूटेस, ठीक है। क्या होगा भैया? इसको हम कहते हैं म्यूटेस, ठीक है। अच्छा, 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 ठीक है। 2 पीजीए। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसको एक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, ताकि अगर मान लो बीच वाले पॉकेट से पैसा निकालना है, तो कुछ ना कुछ तो इसको देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ इसको छिपाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पॉकेट मार के निकल लोगे साइड से, ठीक है, तो वो तो कर नहीं सकते। तो ये 2 पीजीए को हम क्या करते हैं, इससे पानी निकालते हैं और इसमें इनोलेज डालते हैं, इससे पानी निकालते हैं और इसमें हम डालते हैं इनोलेज, ठीक है। क्या निकला? पानी। तो ये बना फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, पीईपी, फॉस्फो, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कराता था, याद है, C4 पाथवे में, फॉस्फो इनॉल पायरु या फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पेप। क्या बना ये? पेप बना। ये कितना कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें, अब इससे निकाल दो सब कुछ, जो जो है इससे सब निकाल के इसको छोड़ दो। तो क्या किया हमने? फाइनली इससे सब कुछ निकाल दिया और बना मेरे पास पायरुविक, that is a 3 कार्बन compound, it is also a 3 कार्बन compound into 2, ठीक है। अच्छा, अच्छा, क्या इसमें लगेगा? पायरुवेट काइनेस, पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो पायरुवेट काइनेस, और प्रोड्यूस हुआ मेरा 2 2, ये हो गया मेरा ग्लाइकोलिसिस, ये हो गया मेरा ग्लाइकोलिसिस, समझ में आया सबको? ये हो गया मेरा ग्लाइकोलिसिस। काउंट करो कितना स्टेप है, 10 स्टेप हुआ। सर स्टेप नंबर 1, सर स्टेप नंबर 2, सर स्टेप नंबर 3, सर स्टेप नंबर 4, सर स्टेप नंबर 5,
सर स्टेप नंबर 6, सर स्टेप नंबर 7, सर स्टेप नंबर 8, सर स्टेप नंबर 9 और सर स्टेप नंबर 10। हर एंजाइम का मैंने आपको हिसाब किताब दिया, मैंने बताया क्यों यूज हो रहा है, क्या कहानी है इसके पीछे, ठीक है। इस कहानी को समझिए, रटोगे तो कुछ नहीं होगा। अब अपने से ये कहानी को दिमाग में बिठाओ और कोशिश करो लिखने का ग्लाइकोलिसिस एक प्लेन पेपर पे आप लिख लो, ठीक। उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा आपको वो किसी ट्रिक से नहीं आएगा, उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा आपको वो किसी ट्रिक से नहीं आएगा। चलिए अब इसका हम हिसाब किताब करते हैं, अब इसका हम हिसाब किताब करते हैं या एनर्जी शीट, एनर्जी बैलेंस शीट करते हैं। समझ में? एनर्जी ठीक है, तो क्या है भैया, यहां O2 का इस्तेमाल एकदम नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, एटीपी कंज्यूम, कितना एटीपी लगा भैया, एटीपी कितना लगा इसमें, एटीपी कंज्यूम, इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा, देखो तो इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा, 1 रुपया 2 रुपया, दो इन्वेस्टमेंट था। एटीपी कंज्यूम्ड इज 2, एटीपी कंज्यूम्ड इज 2 एटीपी, एटीपी प्रोड्यूस्ड, एटीपी प्रोड्यूस्ड वाया, मैंने बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लो नेट गेन पता चलेगा, तो नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन इज इक्वल टू 2 एटीपी, ठीक है, नेट गेन इज इक्वल टू 2 एटीपी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नेट गेन 2 एटीपी, ठीक है। अच्छा और क्या प्रोड्यूस हुआ था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये NADH प्लस H प्लस वाया ETS जाएगा, ठीक है। तो एक NADH प्लस H प्लस या तो 2 एटीपी देता है या 3 एटीपी देता है, शटल सिस्टम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको नहीं पढ़ना, आप 3 एटीपी पकड़ के चलो, आप क्या पढ़ लो, 3 एटीपी पकड़ के चल लो। तो क्या हुआ, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 एटीपी, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 8 एटीपी। तो अगर सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से पूछेगा तो 8 एटीपी हो जाएगा, अगर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से पूछेगा तो 6 एटीपी हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर पूछ दें सर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कितना एटीपी प्रोड्यूस करेगा ओनली ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो कितना हो जाएगा, 10 एटीपी हो जाएगा, क्योंकि जो 2 यूटिलाइज है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से किसी स्टेप से भी आपसे पूछ सकता है कि कितना एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर पूछ दे सर एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल कितना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 2 और 3, 3 2 5 एटीपी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको काउंट करना होगा, इस तरह से आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया सबको, समझ आया सबको, हाँ या नहीं, समझ आया सबको, समझ आया सबको, एक बार बताइए, समझ आया सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इट वाज गिवन बाय गुस्टाव एमडम, ऑटो मेयरॉफ एंड जे पार्नास, ठीक है। इसको हम कहते हैं ईएमपी पाथवे भी, इसको हम कहते हैं ईएमपी पाथवे भी। It occurs in the cytoplasm of cells and is present in all living organisms. It is the common pathway for aerobic and anaerobic respiration, ठीक है।
इट अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये भी बात किए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये स्टेप बता रहा है, स्टेप इतना दिमाग मत लगाओ, बस एक ये याद रखो, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टेज या सुक्रेज। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ठीक है, एंजाइम इनवर्टेज होता है, इस पे सवाल आता है। ठीक है, इस पे सवाल आता है। ठीक है, नाउ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसमें आइसोमरेज यूज होता है। अगेन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इसमें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है इसको पूरा स्टोरी। ठीक है, तो कोई पॉइंट नहीं है इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, हाउ मेनी एटीपी हमने बात कर लिया है, ये सब हमने बात कर लिया। ठीक है, तो पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब पायरुवेट के साथ क्या होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा है, या तो एरोबिक हो रहा होगा या एनेरोबिक हो रहा होगा, तो डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर नीड। ठीक है, सेम रिएक्शन है, सब कुछ है आपके यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो देयर आर 3 मेजर वेज इन विच सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, पहला, तो जिसमें अगर पायरुविक एसिड का क्या करना है, या तो हम एनेरोबिक मोड में भेज देंगे। ठीक है, अगर मान लो पायरुविक एसिड है मेरे पास बन गया साइटोप्लाज्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, या इसका हम एनेरोबिक रेस्पिरेशन करा सकते हैं, या इसका हम एरोबिक रेस्पिरेशन करा सकते हैं। ठीक है, या इसका हम एनेरोबिक करा सकते हैं, या इसका हम एरोबिक रेस्पिरेशन करा सकते हैं। ठीक है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगा, दूसरा होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन तो है ही, एरोबिक रेस्पिरेशन तो है ही। ठीक है, आई आई तो आओ फर्मेंटेशन पहले देखते हैं, एनारोबिक वाला, फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन लास्ट में देखें। ठीक है, तो इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट the incomplete oxidation of glucose is achieved under aerobic condition by sets of reaction where pyruvic acid is converted into carbon dioxide और इथेनॉल। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ जो पायरुविक एसिड था इसको हम कन्वर्ट करा दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथे C2H5OH। ठीक है, और हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल रहा है। नेट गेन ऑफ एटीपी जो है वो 2 मॉलिक्यूल ही होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ही होता है। द एंजाइम्स पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यूज होता है। तो डी कार्बोक्सिलेज किसका, पायरुविक एसिड का, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। डिहाइड्रोजनेज क्यों, NADH जो बना था उसको हम यूटिलाइज कर देते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा फर्मेंटेशन। दूसरा क्या होता है, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड, या मेरे मसल्स में भी होता है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और ये देता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जा रहा है, इसमें इथेनॉल बन जा रहा है और इसमें लैक्टिक एसिड बन जा रहा
ठीक है, तो ये होता है इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो मस्कुलर फैटीग होता है, फटीग जो होता है, आपको दर्द होता है मसल में, वो इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण होता है, जो इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। ठीक है, द रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH प्लस H प्लस विच इज रीऑक्सीडाइज इनटू NaD प्लस। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सेम रहा, सब कुछ सेम रहा, सिर्फ जो NaDH बना था ना, वो NaDH वापस से खत्म हो जाता है टू मेक इथेनॉल एंड टू मेक लैक्टिक एसिड, टू मेक इथेनॉल एंड टू मेक लैक्टिक एसिड। समझ में? बस यही चीज यहां पे हो रहा है। तो नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज 2 ATP। नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ भूल लो, बाकी सब कुछ भूल लो। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हो गया? 2 ATP है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक है बेटा, 2 ATP सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन जो हमने पायरुविक एसिड का रिएक्शन पढ़ा था ना, तो बेसिकली उसमें क्या हुआ, बेसिकली जो हमने देखा था नेट गेन क्या हो रहा था, देखो नेट गेन तो 2 ATP का ही था ना, ये लगा ये लगा, बना कितना 4, ये बना, तो नेट गेन कितना हुआ 2। ये जो NaDH प्लस H प्लस था, ये वाला जो चीज था, ये वापस फिर से कंज्यूम हो जा रहा है, तो नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन, नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन 2 ATP का हुआ फर्मेंटेशन में। ठीक है, समझ में आया सबको? एक बार बताओ, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ठीक, आइए तो देखिए, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज, कितना हो गया, तो ठीक, अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल का परसेंटेज हम 13% से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते, याद रखिएगा। What would be the maximum concentration of alcohol in naturally fermented beverages? Less than 13%, याद रखिएगा। क्यों? बाकी अगर उससे ज्यादा बनाना है तो हम डिस्टिलेशन कराएंगे, क्योंकि ईस्ट 13% इथेनॉल से बाद मरने लगता है। ज्यादा कंटेंट करना है तो हम डिस्टिलेशन कराएंगे। ठीक है, तो यही देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से बना फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ठीक है, ये पायरुविक एसिड या तो कन्वर्ट हो जा रहा है इथेनॉल में या कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, और ये कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड हो रहा है, जो यहाँ यूटिलाइज हो रहा था, जो यहाँ बना था, जो यहाँ बना था, वो यहाँ यूटिलाइज हो जा रहा है, तो मतलब नेट NaDH 0 हो जा रहा है, बचा क्या, बचा क्या, ओनली ATP। तो नेट गेन क्या हो जाएगा, नेट गेन इज इक्वल टू 2 ATP। ठीक है, नेट गेन इज इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया? कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया एक बार बताओ जल्दी, बताओ, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया बताओ जल्दी। ठीक है, तो ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एनेरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक बेटा, एटीपी काउंटिंग गिनती नहीं आता तुम लोग को? चलो देखो, एक को देखो, एटीपी काउंटिंग कुछ नहीं है ना, तुम स्टेप देखो ना, लगा कितना, देखो 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 कितना एनर्जी लगा, देखो खर्चा कितना हो रहा है, 1 2, एनर्जी यूटिलाइज, यूटिलाइज कितना है 2, एनर्जी बना कितना, 2 और 2 4, बना कितना 4, तो नेट कितना हुआ, नेट हुआ 2। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से यह डायरेक्टली कितना एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्टली 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, डायरेक्टली 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक, अच्छा, और क्या बना है मेरे पास, मेरे पास बना है NaDH प्लस H प्लस, ये देता है 3 एटीपी, कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 एटीपी, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 एटीपी, है या नहीं? तो भैया 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 एटीपी, इसमें कौन सा भावुक होने वाली बात है।
तो अगर हम बात करें, मान लो कल को हम बोले सर फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट कितना देता है, तो इसके पास तो ऑलरेडी एटीपी है ना, तो एटीपी यूटिलाइज या कंज्यूम 0 हो जाएगा। एटीपी बना कितना 8, तो नेट कितना हो गया 8 और 2 10, नेट 10 हो गया ना, 10 एटीपी। ठीक है, तो ये चीज है, कुछ ऐसा इसमें भावुक होने वाली बात नहीं, एक बार देखो तो ध्यान से। चलो आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। तो भैया क्या है, तो एरो अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, आइए अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अरे यार 10 कैसे, बहुत बकलोल हो तुम लोग, बहुत बकलोल हो। देखो दिमाग क्या रेंट पे लगा के आए हो, यहां तक हो गया ना, यहां से देखो, यहां से अब देखो, यहां से देखो, इतना ऊपर इसके नीचे देखो कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH, मतलब 6 एटीपी, 2 8 और 2 10, तो 10 ही हुआ ना। अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट की बात करेंगे तो कितना हुआ, 2 2 4 और इसका 6, यहीं से है ना, तो 10 एटीपी। समझ में आया, आया समझ में, मतलब जहां भी गिनती होगा उस वहां पे तुम लोग को मौत आने लगेगी, हैं? प्लस माइनस में भी दिक्कत है दिक्कत, जल्दी बोलो आगे बढ़ेंगे नहीं तो। है दिक्कत, इस प्रोसेस को याद कैसे रखेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी इतनी देर से अभी जो हम कहानी बताए वो क्या मतलब मूवी बनाने के लिए बताए थे ये वाली कहानी, अभी जो हम ये कहानी बताए इतने देर से वो किस लिए बताए थे, कि मूवी बनाओगे तुम उसका। चलो, हाँ आओ आओ आगे आओ, चलिए अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो आओ, तो क्या है भैया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं ETS। तो दोनों चीज अभी हम बात करेंगे, ठीक है, ETS, दोनों चीज पे भी हम बात करेंगे, दोनों चीज पे भी हम बात करेंगे। अभी NADPH ATP कैसे प्रोड्यूस करेगा, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, वो हम अभी केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आओ चलो चलो, अब आते हैं अगला प्रोसेस। अगला प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, अब आओ, अब जो भी प्रोसेस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, तो साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लिखिए, साइट फॉर एरोबिक respiration is mitochondrial मैट्रिक्स। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आइए आगे बढ़ते आओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, अब क्या पहला स्टेप है इसमें, दैट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। ठीक है, पहला स्टेप इसमें जो है इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। क्या होता है भैया लिंक रिएक्शन में, क्या होता है लिंक रिएक्शन, सुनो, चलो आई, क्या होता है भैया, क्या होता है, पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक 2 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, पायरुविक एसिड को
हम कन्वर्ट कर रहे हैं एसीटल कोएंजाइम, ठीक है। पायरुविक एसिड मेरा जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटल कोएंजाइम मेरा जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। क्या क्या लग रहा है हमको, खर्चा क्या क्या हो रहा है, कोएंजाइम लग रहा है, ठीक है। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लग रहा है। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है भैया, निकल क्या कह रहा है अपना, निकल क्या कह रहा है, निकल रहा है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और निकल रहा है यहां से NAD+ देगा, NADH+, H+, ठीक है। तो 3 कार्बन कंपाउंड मेरा कन्वर्ट हो जा रहा है 2 कार्बन कंपाउंड में, 3 कार्बन कंपाउंड मेरा कन्वर्ट हो जा रहा है 2 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। ये रिएक्शन सर कितनी बार होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है तो ये रिएक्शन 2 बार होगा। तो नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 2 NADH+H+, तो वाया ETS ये देगा 680। तो लिंक रिएक्शन में नेट गेन कितना हुआ, 6 ATP। लिंक रिएक्शन में नेट गेन कितना हुआ, 6 ATP। यहां तक किसी को दिक्कत, लिंक रिएक्शन में नेट गेन कितना हुआ, 6 ATP। इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। चलिए अगला आते हैं, अगला आते हैं, अगला आते हैं। अगला जो है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अगला जो है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आइए आइए क्रेब्स साइकिल पढ़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कह सकते हैं इसको, इसको हम कह सकते हैं TCA साइकिल, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। कहां हो रहा है भैया, ये भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल। अब ये भी याद करा देंगे हम तुमको, ये भी याद करा देंगे हम तुमको, टेंशन नहीं लेना है, हमें तो क्या गम है, ठीक है। ये भी हम तुमको याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ठीक है। 3 PGL के बाद कितने एटीपी बने, कैलकुलेट करो ना बेटा, एक मॉलिक्यूल है 3 PGL तो कितना हुआ, एक एटीपी वहां, एक एटीपी वहां और एक NADH, तो एक NADH 3 ATP, एक एटीपी और एक एटीपी, 5 ATP बनेगा 3 PGL के बाद। एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGL 5 ATP बनाएगा। कैलकुलेट करो ना, देखो तो रिएक्शन तुम्हारे सामने, गिनती आना है बस, थोड़ा दिमाग खोलो यार, मतलब ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगे, हैं? रेंट पे लगा दियो दिमाग को। चलो आओ आओ, तो पायरुविक एसिड क्या बना, आपको हमने देखा था एसिटाइल कोएंजाइम बना दिया। कितना कार्बन था, 3 कार्बन था, ये 2 कार्बन बन गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, वी हैड अ 4 कार्बन कंपाउंड, वी हैड अ 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या इसको आप कह सकते हैं OAA, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं OAA, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, कितना कार्बन कंपाउंड था सर, इट वाज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड दोनों मिलके बना दिया एक 6 कार्बन कंपाउंड, एक 6 कार्बन कंपाउंड
जिसको हम कह रहे हैं सिट्रेट, जिसको हम कह रहे हैं सिट्रेट, या जिसको हम कह रहे हैं TCA, जिसको हम कह रहे हैं सिट्रेट या जिसको हम कह रहे हैं TCA। ठीक है, किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया? तो यहां पे सिट्रेट सिंथेसिस हो रहा है, तो एंजाइम कौन सा होगा? सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। तो यहां जो एंजाइम लगा, एंजाइम कौन सा लगा? यहां जो एंजाइम लगा दैट इज सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। तो 4 + 2 6 होता है, पता है तुम लोग को? 4 + 2 6 होता है, पता है तुम लोग को? तो यहां क्या लगा? सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो मेरे पास बन गया 6 कार्बन कंपाउंड, मेरे पास बन गया 6 कार्बन कंपाउंड। क्या बना? 6 कार्बन कंपाउंड। यहां तक कुछ हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चल बढ़िया बढ़िया, सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, अच्छा। अब ये सिट्रेट सिंथेटेज जो है, अब ये सिट्रेट सिंथेटेज जो है वो ब्रेकडाउन करेगा और बनाएगा। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं तो हम कुछ स्टेप्स ओमिट करेंगे, ठीक है? वो ब्रेकडाउन करेगा, काम के स्टेप से हम सिर्फ लिखेंगे ताकि तुम लोग को आसानी हो जाए। ये ब्रेकडाउन करके बनाएगा ऑक्सैलो सक्सी, कितना कार्बन कंपाउंड है सर? ये 6 कार्बन कंपाउंड ही है ये, ठीक है? क्या निकाला हमने इससे? हाइड्रोजन निकाला। तो क्या हुआ? हमको मिला पहला एनर्जी का रोकड़ा, पहला एनर्जी का रोकड़ा मिला। मतलब NAD+ मेरा कन्वर्ट हुआ NADH+ H+ में। कौन सा एंजाइम लगेगा? कहीं भी याद रखिएगा, अगर NADH लग रहा है या NADH बन रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा। मतलब यहां जो एंजाइम लगेगा वो डिहाइड्रोजिनेज लगेगा। सिस एकोनाइट्रेट वगैरह सब भूल जाओ, भूल जाओ, नहीं पढ़ना है ना, भावुक नहीं होना है, इधर आ जाना है, ठीक है? सवाल यहीं पे ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड पे आया था, कितने कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है? सवाल यहीं पे आया था, इसको भूल जाओ, यहां तक, यहां सीधे इस स्टेप पे आ जाओ, सीधे स्टेप पे आ जाओ, ठीक है? अब ये जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे। निकालेंगे यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड, निकालेंगे यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। किससे हो गया? अल्फा कीटो ग्लूटारेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। 6 कार्बन था, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए। 6 कार्बन था, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, तो कितना कार्बन कंपाउंड बना भाई? 5 कार्बन कंपाउंड बना, 5 कार्बन कंपाउंड बना, 5 कार्बन कंपाउंड बना, ठीक है? 5 कार्बन कंपाउंड बना, ठीक। एंजाइम यहां कौन सा लगेगा सर? एंजाइम यहां कौन सा लगेगा? एंजाइम यहां जो लगेगा डी कार्बोक्सिलेज लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो डी कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो डी हाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो डी कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो डी हाइड्रोजिनेज। तो यहां क्या निकाले हमने? हाइड्रोजन निकाला, तो यहां क्या हो जाएगा? डी हाइड्रोजिनेज। क्या हो जाएगा? डी हाइड्रोजिनेज। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेस। दिक्कत किसी को? दिक्कत किसी को?
दिक्कत किसी को? दिक्कत किसी को? चल ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट आ गया। ठीक, आई 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 ठीक। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इसको कन्वर्ट करोगे हम सक्सीनिल को इंजाइम में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा अब एक 4 कार्बन का, ये 5 कार्बन कंपाउंड था, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक 4 कार्बन कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड सक्सीनिल को इंजाइम। क्या क्या लगेगा भैया, क्या क्या लगेगा? तो पहले लगा अंदर मार्केट में क्या क्या आया, कोएंजाइम फैक्टर ऐड किए, है ना, कोएंजाइम फैक्टर ऐड किए। ठीक है, और निकाले हम क्या, निकाले हम क्या, निकाले हम क्या, NaDH। निकाले हम क्या, NaDH लिखिए, निकाले हम क्या, NaD प्लस से बना NaDH प्लस H प्लस। ठीक है, और बाहर निकाल दिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर निकाल दिए हम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बाहर निकाल दिए हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां क्या हुआ, यहां डी कार्बोक्सिलेज भी लगेगा, डिहाइड्रोजिनेज भी लगेगा, तो यहां पे लग जाएगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहां लग जाएगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो कितना कार्बन था, 5 कार्बन था, कितना कार्बन हो गया, कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन में। 5 कार्बन था, कितना कार्बन हो गया, कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन में। ठीक है, अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम जो है ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में। सक्सीनिल कोएंजाइम जो है ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट, मतलब कोएंजाइम बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो, कोएंजाइम बाहर निकाल दो। ठीक है, और क्या बना, यहां पे अब पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब बन रहा है मेरा, मतलब बन रहा है मेरा GDP से बना GTP। ये पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है जो बना है GDP से GTP। कितना कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। कितना कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सक्सीनेट बन गया। अब इस सक्सीनेट से, अब इस सक्सीनेट से क्या बनेगा भैया, इस सक्सीनेट से मेरे आएगा फ्यूमरेट, इससे बनेगा मेरा फ्यूमरेट। अगेन यहां पे 4 कार्बन कंपाउंड है और डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज होगा। तो यहां क्या निकला भैया, यहां पे निकला FAD प्लस से निकला FADH2। क्या निकला, FADH2। ये हो गया तुम्हारा फ्यूमरेट। ठीक है, फ्यूमरेट से बनेगा मेरा मैलेट। ठीक है, और मैलेट से फिर मेरा बन जाएगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, और यहां से फिर मेरा एक और डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप होगा, दैट इज NaD प्लस देगा NaDH प्लस H प्लस। ठीक है, याद रखिएगा बस इतना, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, याद रखिएगा बस इतना। देखो इसमें एंजाइम्स कैसे याद करने हैं, इसमें एंजाइम्स कैसे याद रखने, बस इतना दिमाग लगा लो, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। इसमें एंजाइम्स आपको याद रखने कुछ इस तरह से, सर जहां भी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है वहां डिहाइड्रोजिनेज लगेगा, जहां भी डी कार्बोक्सिलेशन हो जा रहा है वहां डी कार्बोक्सिलेज लगेगा। ठीक है, और जहां भी दोनों हो रहा है वहां पे उसका कॉम्प्लेक्स लगा। बहुत सिंपल। ठीक है, जो मैंने एंजाइम्स नहीं लिखे हैं वो नहीं आएंगे, जो मैंने एंजाइम्स नहीं लिखे हैं वो नहीं आएंगे, जो मैंने स्टेप स्किप किए हैं वो नहीं आएंगे, जो मैंने स्टेप स्किप किए हैं वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, हिसाब किताब करते हैं सर इसका। अच्छा, ये रिएक्शन कितनी बार होगा, ये साइकिल 2 बार होगा, क्योंकि पायरुविक एसिड 2 है, तो ये जब भी ये साइकिल होगा ये 2 बार होगा। ये साइकिल कितनी बार होगा, ये साइकिल कितनी बार होगा सर, ये साइकिल 2 बार होगा। ठीक है, तो लिखिए, तो एनर्जी का हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, TCA साइकिल विल अकर ट्वाइस,
ठीक है। TCA occur twice। चलिए, एनर्जी एक्सपेंडिचर या एनर्जी एनर्जी हाँ जी, क्या हो रहा है एनर्जी का, देखो आओ आओ देखें क्या हो रहा है एनर्जी का, कुछ हिसाब किताब एनर्जी का देखें, क्या कितना कितना हो रहा है, आओ। बेटा गुआनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट होता है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। ठीक है, आइए कितना है, आओ। तो अगर बात करें वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आओ वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या बना सिर्फ एक, कितनी बार होगा ये रिएक्शन, दो, तो कितना होगा 2 GTP, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, सर डी कार्बोक्सिलेज होगा, थोड़ा चैट भी देखिए कहां पे डी कार्बोक्सिलेज होगा, ओह अच्छा यहाँ, हाँ हाँ यहाँ यहाँ डिहाइड्रोजनेस, सॉरी ये इस पे, अरे बताए तो हाइड्रोजन निकाले तो समझा तो दिए भाई, भावनाओं को समझ जाओ, इतना भावुक क्यों होना। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज हो जाएगा। अरे अकल लगाओ ना, अपना भी तो अकल लगा लो, ठीक है, अपना भी तो अकल लगा लो। जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वहां डी कार्बोक्सिलेज, जहां हाइड्रोजन निकल रहा है वहां डी हाइड्रोजन, गला फाड़ के बोल रहे हैं ना, तो भावुक क्यों हो रहे हो। हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, पता है ना, तुमको पता है, बस उतना जानकारी काफी है, बाकी मारो गोली। चलिए आई, ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के कितना जीटीपी बना, 2 GTP, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलिए अब आते हैं वाया एटीएस कितना हो जाएगा, अच्छा एनसीईआरटी वाली डायग्राम अलग है, हाँ हाँ एनसीईआरटी में तो अपना क्रेब साइकिल बना लेता है ना, क्यों बेवकूफ टाइप बात करते हो मेरे साथ, हाँ फिर हमको गुस्सा आ जाएगा, सुन जाओगे अच्छे से। आओ देखो कितना, आओ काम का चीज देखो, जो कर रहे हैं ज्ञान हमको नहीं, समझो हम मास्टर क्यों बने थे, हम टीचर बने थे, घर में सबसे छोटे थे, हम ज्ञान हम दे ताकि, ठीक है, तो ज्ञान तुम लोगे, ठीक है, हमको ज्ञान नहीं दोगे। चलिए आइए इधर, पंचायती करना है बस खाली, यहां देखो, तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कितना बना, NADH 1 2 3, कितना 2 इंटू 3NADH प्लस S प्लस, ठीक है। अच्छा अगला FADH2 कितना बना, 1, तो कितना हुआ 2 इंटू 1 FADH2, ठीक है। अच्छा भैया एक NADH प्लस H प्लस 3 ATP देता है, और एक FADH2 जो है वो 2 ATP देता है, ठीक है। तो कितना हुआ भैया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो यहां हो जाएगा 18 ATP, कैसे आया बोलोगे तो पिटोगे हमसे, और यहां हो जाएगा 4 ATP, तो टोटल कितना हुआ भैया, टोटल इज इक्वल टू 18 प्लस 4 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 24 ATP। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सर एक पायरुविक एसिड में कितना एटीपी बन रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा 12 ATP प्लस 3 ATP, तो 15 ATP हो जाएगा, ठीक है।
कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको, उसमें 2 बार साइकिल हो रहा है, थोड़ा अपना दिमाग खोलोगे अपने आप बन जाएगा। पूछा एक एसिटाइल कोएंजाइम कितना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, 12 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है ना, समझ गए? एक एसिटाइल कोएंजाइम कितना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, 12 एटीपी प्रोड्यूस करता है। हर स्टेप से तुम एटीपी निकाल सकते हो, लिख लो, वैसे तुम लोग अगर लिख ही लो, 1 पायरुविक एसिड 15 एटीपी, 1 एसिटाइल कोएंजाइम 12 एटीपी। वैसे तुम किसी का भी एटीपी निकाल सकते हो, तुमको दिक्कत नहीं होगा, तुम किसी का भी एटीपी निकाल सकते हो, तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फो 16 बिस फॉस्फेट 16 बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 40 एटीपी, ये वाला फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, तो कितना आ जाएगा, 40 एटीपी आएगा। इस तरह से तुम किसी का भी एटीपी निकाल सकते हो, इस तरह से तुम किसी का भी एटीपी निकाल सकते हो। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, हाँ ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, एक बार एनसीईआरटी माता के चरण में आओ और उसके बाद फटाफट रिवाइज करें, फिर ईटीएस बचा है और उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बचा है और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बचा है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे एक सवाल आता है, चलो आप फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, ठीक है। द टीसीए साइकिल स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप with oxaloacetic acid in water to yield citric acid, ठीक है। The reaction is catalyzed by enzyme citrate synthesis and CO2 is released. Citrate is to isocitrate. It is followed by 2 successive state of decarboxylation, alpha ketoglutarate acid and succinyl coenzyme। मतलब 2 decarboxylation का स्टेप हो रहा है, 3 डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप हो रहा है, 4 डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 2 डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 4 डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। पहले में NADH बना कहां पे, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, दूसरा सक्सिनिल कोएंजाइम में, तीसरा फ्यूमरेट वाले में और चौथा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें 2 डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, 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 2 डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और 4 डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। 4 डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक। टाइम पास है, टाइम पास है, टाइम पास है, यहाँ पे सिर्फ टाइम पास है, जो हमने ज्ञान दिया वही ज्ञान है, कुछ और है नहीं। यहाँ पे तुम्हारा आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है ये, ठीक। और यहाँ पे आ गया जो हिसाब किताब जो आपका बन गया, ठीक है। तो क्या बना, 4 NADH FADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आते हैं ETS पे, अब आते हैं ETS पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ETS पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का आधा दुख खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट जहां पे आपको दिमाग लगाना है, इसके बाद प्रॉमिस करता हूं आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसके बाद थ्योरी थ्योरी है, ठीक है। आते हैं अगला ETS पे, आ जाओ, आओ, हाँ आते हैं अगला ETS पे, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा। टोटल एटीपी में लास्ट में 2 एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है, काउंट करो ना, स्क्रीनशॉट लो। अभी क्या करना ना, साइकिल मेरा जो बनाया उसको बनाओ अपने कॉपी में, ठीक है। उसके काउंट करो, खुद से काउंट करोगे तब हिसाब किताब समझ में आएगा, ठीक है। पहले खुद से काउंट करो तो आपको समझ में आ जाएगा ना, अपने पैसा का हिसाब खुद रहता है इंसान के पास। चलो थ्योरी बेटा दिमाग चाहिए थोड़ी होता है थ्योरी के लिए। चलो आ जाओ, आइए ETS, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बता रहे हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 सवाल, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो आएगा ध्यान से सुनो, आओ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे लॉन्डो का शोषण हमने किया था
जैसे लॉन्डो का शोषण हमने कहाँ किया था, हमने किया था फोटोसिंथेसिस में, H+ का शोषण करके हम एटीपी प्रोड्यूस कर रहे थे, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सुनो, एकदम चैट छोड़ दो, एकदम चैट छोड़ दो, अगर पहले का कुछ भी है तो उसको होल्ड लो, एकदम चैट छोड़ दो। अगर चैट करोगे तो समझ नहीं आएगा, हम लिख के दे सकते हैं। एकदम चैट साइड कर दो, फोन ऐसे करके पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं, जो भी मोड में लगा के बैठ जाओ और जो हम लिखते जा रहे हैं लिखते जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, ठीक, एक बार में समझ जाओगे। 3 जगह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसके बाद है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सर कहां कहां होगा ये दिखाएंगे क्या आप? बिल्कुल दिखाएंगे सर, आपने बोल दिया और हम दिखा दिया। तो बेसिकली अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है मेरा, ध्यान से देखो, ये बेसिकली अगर मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, अरे यार क्या है, अंदाजा ही नहीं लगता कितना प्यारा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, ठीक है, और ये इसका अंदर वाला रीजन है जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना आप, कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि मेरा NADH प्लस H प्लस कन्वर्ट हो जा रहा है NAD प्लस, ठीक है। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन से ट्रांसपोर्ट, अब देखो हाइड्रोजन लौंडे होते हैं, लौंडे क्या है कि अकेले नहीं जाएंगे, तो उसके लिए इनको नेगेटिव रेडिकल चाहिए जिससे चिपका के जिसके पीछे पीछे ही निकल रहे, ठीक है। मान लो तुमको उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, लड़की को ऐसे वहां से क्रॉस करा देंगे, तुम ऐसे पीछे पीछे भागते भागते चले जाओगे, है ना, वही चीज यहाँ हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या करा रहे हैं, हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कहां लैग कर रहा है यार, टाइम पास करो तुम लोग। हाँ सुनो, टाइम पास मत करो मेरे साथ, जिसको पढ़ना पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना चाहिए सुनो, ठीक है। तो क्या है भैया, NADH प्लस H प्लस से NAD प्लस बना, ठीक है, ये बना। हमने हाइड्रोजन लिया और हमने हाइड्रोजन को ले जाने के लिए बोल दिया, ठीक है, ले गया, ठीक है। कैसे ले गया, हाइड्रोजन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से ले जाएगा, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है कि भाई जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था उसमें हम इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो समझो बेसिकली क्या है, देखो देखो समझो बेसिकली कि भैया ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। हमको हाइड्रोजन को यहां से यहां ले जाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां पे कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हुआ, टक 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 टक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉन्डो को फंसा रही है और उसको इधर भेज रही है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉन्डो को फंसा रही है और उसको इधर भेज रही है। तो मतलब हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस आयन का एक्यूमुलेशन करा रहे हैं वाया इलेक्ट्रॉन, बस वाया इलेक्ट्रॉन, बस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाने का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाने का। तो क्या हुआ भैया, तो क्या हुआ, हुआ यहां पे कि हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसको लगाया हमने FMN के साथ, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, FMN के साथ लगाया, दैट इज फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद हमने इसको भेज दिया
आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। और जैसे ये कार्यक्रम हो रहा था इससे, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा था इससे साथ साथ हाइड्रोजन इधर आ गया, इसके साथ साथ हाइड्रोजन इधर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स वन, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स वन। और यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 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 ये जाके बाइंड कर गया, इलेक्ट्रॉन जाके बाइंड कर गया किसमें, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है जाके बाइंड कर गया यूबी क्विनोन के साथ। तो यूबी क्विनोन कन्वर्ट हो जाएगा यूबी क्विनोन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाइंड कर गया मेरे पास यूबी क्विनोन के पास। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूबी क्विनॉल में, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूबी ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया यूबी क्विनॉल में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारा स्टेप जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ही हो रहा है, जगह थोड़ा कम पड़ेगा बट कोई नहीं, चलो ये सारा स्टेप जो है ये इंटर मेम्ब्रेन, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, ये सारा स्टेप जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, अगला स्टेप, दूसरा स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स टू मेरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो क्या हुआ भैया, या कह सकते हो उसको FADH2 जो है ये कर जाएगा FAD प्लस में। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, तो यहां पे क्या हुआ, यहां से फिर से निकालो, यहां पे फिर से एक ठीक है, क्या किया, सेम इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन वहां पे, सेम इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सेम इलेक्ट्रॉन यहां से आयरन सल्फर प्रोटीन में चला गया। ठीक है, तो FAD से ये गया FES में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहां से भी चला गया यूबी क्विनॉन में, और यूबी क्विनॉन से चला गया। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें गया और यहां से इसमें गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 था, इन दोनों को जोड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या हुआ, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन इससे है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन इससे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जोड़ दो इसको, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा सर, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। करो करो करो, तो कैसे आया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B के पास। ठीक है, साइटोक्रोम B से, साइटोक्रोम B से कहां गया, साइटोक्रोम B से कहां गया, साइटोक्रोम C1 में, B से गया साइटोक्रोम C1 में, और साइटोक्रोम C1 से आ जाएंगे, साइटोक्रोम C1 से आ जाएंगे साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C1 से आ जाएंगे साइटोक्रोम C में। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। जब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, यहां से फिर से निकल जाएगा, यहां से फिर से निकल जाएगा,
यहां से फिर से निकल जाएगा, ठीक है, यहां से फिर से निकल जाएगा H+, यहां से फिर से निकल जाएगा H+, ठीक है, यहां से फिर से निकल गया आपका H+। अब ये जो साइटोक्रोम C1 था, देखो अब ये चौथा स्टेप, अब चौथा स्टेप आ गया, अब ये चौथा स्टेप आ गया, क्या, जो साइटोक्रोम C1 था वो C पे गया, C से किस पे गया, C से गया A पे, साइटोक्रोम A पे, साइटोक्रोम A से गया A3 पे वाया कॉपर आयन, वाया कॉपर आयन, ठीक है, साइटोक्रोम A से गया A3 पे वाया कॉपर आयन। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4। इस कॉम्प्लेक्स 4 में A3 के बाद, A3 के बाद क्या हो रहा है, A3 के बाद फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, याद रखिएगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। तो आधा मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लस 2H+ क्या देगा भैया, H2O, H2O, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। तुम लोग को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक है, तुम लोग को इतना तामझाम अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेसिकली एग्जाम के लायक इतना समझ जाओ। कितना कॉम्प्लेक्स होता है सर, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लो तुम्हारा सारा सवाल बन जाएगा, समझ नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, अगर तुमको नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला आते हैं कॉम्प्लेक्स 1, सुनो सुनो, ज्यादा तामझाम मत करो, अब लास्ट टाइम है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है, इसको हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH, काम लायक समझ में आ जाएगा तो बताना हमको, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सुनो, ठीक है, देख लिया हमने NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। हो क्या रहा है, देखो क्या हुआ, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को हमने NADH के थ्रू इधर ले गया, दिक्कत है किसी को क्या, नहीं ना, हाइड्रोजन इधर ले आ रहे हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, हाइड्रोजन इधर ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू, कर लो कर लो। तो कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है भैया, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, FMN से, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। FMN से क्या बना, FMN से चला गया FES, आयरन सल्फर प्रोटीन में, FES से चला गया यूबीक्विनॉन में, और यूबीक्विनॉन से यूबीक्विनॉल में, और यूबीक्विनॉल से यूबीक्विनॉन में, ठीक है। यहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन आके रह गया, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर पाथ चल रहा है, ठीक है, यूबी क्विनॉन और यूबी क्विनॉल, ठीक है, यूबी क्विनॉल और यूबी क्विनॉल, यहां पे हो गया, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। तो इलेक्ट्रॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रहा है, और हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कराते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आ गया कॉम्प्लेक्स 2, इसको हम कहते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां भी वही काम किया, यहां भी FADH2 से हाइड्रोजन जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, और सेम चीज वहां पे भी सेम चीज किया, सेम चीज गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे गया, FES से यूबीक्विनॉन और यूबीक्विनॉन से
यूबिक्विनॉल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट गया। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तीसरा स्टेप जो था सर, इसको हम कहते थे कॉम्प्लेक्स 3। तुमसे सवाल सारा बन जाएगा, सवाल बनाना तो सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3, इट इज कॉल्ड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, UqH2 से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B में, साइटोक्रोम B से गया साइटोक्रोम C1 में। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो ये हाइड्रोजन फिर से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा दिया, ये हाइड्रोजन फिर से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा दिया। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो गया, साइटोक्रोम C से गया, अरे साइटोक्रोम C से गया साइटोक्रोम C1, उसके बाद गया साइटोक्रोम A, सॉरी C1 का, अरे क्या करें, C से गया साइटोक्रोम C से गया साइटोक्रोम A, और A से गया A3 वाया कॉपर। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको गायब करना है, बहुत इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गया, अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको इस इलेक्ट्रॉन को हमको ठिकाने लगाना है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको ठिकाने लगाया, तो A3 से इलेक्ट्रॉन जो है ये बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। A3 से इलेक्ट्रॉन जो है ये बाइंड कर जाता है आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और दे देता है पानी। मतलब शर्मा गई हमारी इलेक्ट्रॉन और पानी पानी हो गई, शर्मा गई हमारी इलेक्ट्रॉन और पानी पानी हो गई। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 4 तक क्या हुआ, हमने क्या किया कॉम्प्लेक्स 4 तक, कॉम्प्लेक्स 4 तक हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट कर दिया। तो क्या था मेरा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था IMM, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये मैट्रिक्स था, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस था। तो हमने क्या किया, H प्लस का एक्यूमुलेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बना दिया, H प्लस का एक्यूमुलेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बना दिया। ठीक है, ताकि यहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाए। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 5 पे, समझ आया सबको, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 5 में, समझ आया सबको, समझ आया सबको, समझ आया सबको। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 5 में, आ जाओ कॉम्प्लेक्स 5 की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 की बात करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद रखिएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था उधर क्लोरोप्लास्ट में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो आइए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अब हमको इस H प्लस को यूटिलाइज करना है, इस H प्लस का हमको यूटिलाइज करना है, इस H प्लस को हमको काम पे लगाना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, तो ये देखो, ये मेरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था, ये मेरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था। ठीक है, यहां पे मैंने 2 कॉम्प्लेक्स लगाया, यहां पे मैंने 2 कॉम्प्लेक्स लगाया, F0 और F1, F0 और ये F1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। हुआ क्या, हुआ क्या, हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं और उसको यहां दे रहे हैं मैट्रिक्स में, कर सकते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, डाउनहिल है, डाउनहिल है ना, यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, यहां पे कम है, तो डाउनहिल है। ठीक है, तो क्या हो रहा है भैया, मेरा बन रहा है
एडीपी से एटीपी, मेरा बन रहा है एडीपी से एटीपी, मेरा बन रहा है एडीपी से एटीपी, ठीक है, मेरा बन रहा है एडीपी से एटीपी। ठीक है, एडीपी से एटीपी, चल गया, चल गया। एंजाइम यूज होगा एटीपी सिंथेटेस, एंजाइम यूज होगा एटीपी सिंथेटेस, एंजाइम यूज होगा एटीपी सिंथेटेस। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो इससे हमको एटीपी बन रहा है, इससे हमको एटीपी बन रहा है। चल चल, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। अरे बेटा आइसोसिट्रेट पहला स्टेप है, आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनेट, कोई पॉइंट ही नहीं है ना। संयम रखो, जितना हम बता रहे हैं उतना मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट है। हाँ चलो आओ, और ईटीएस देखो एक बार फटाफट एनसीईआरटी लाइन से, ठीक है। याद रखिएगा तुम्हारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन हो जाएगा, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एफएमएन होगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, लिख लीजिए सब। तो आइए देखिए, तो इसको हम कहते हैं ईटीएस, क्या, इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड ईटीएस एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनएडीएच आ जाओ, प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड दे आर ट्रांसफर्ड इनटू यूबिक्विनोन, ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन located in the inner membrane. Ubiquinone receives reducing equivalent via FADH2 also, ठीक है, दोनों जगह से आया यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, and the reduced ubiquinone that is ubiquinol, ubiquinol हो गया UQH2, UQH2 यूबिक्विनॉल हुआ और UQ ubiquinone हुआ, ठीक है, is then oxidized via transfer of cytochrome C to BC1। तो यूबिक्विनॉल क्या हुआ, देखो कहना क्या चाह रहा है, UQ से गया, उसके बाद गया साइटोक्रोम B, उसके बाद गया साइटोक्रोम C1, ठीक है, साइटोक्रोम C1 से गया साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से गया साइटोक्रोम A और A से गया A3। ये कैरियर का पाथ है, ये कैरियर का पाथ है, ठीक है। तो साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर, तो ये बिटवीन 3 and 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम A and A3 via 2 copper center, ठीक है। When electron passes from one carrier to one in the electron transport chain, they could have coupled to ATP synthetase for production of ATP, ठीक है। The number of ATP molecules synthesized depends on the nature of electron donor, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH 3 ATP देता है, FADH2 2 ATP देता है, ठीक है। तो 1 NADH प्लस H प्लस 3 ATP दिया और 1 FADH2 2 ATP देता है, सब किया हुआ है, सब किया हुआ है, सब किया हुआ है, ठीक है। Although aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process, ठीक है। Yet the presence of oxygen is vital। क्या भैया, तो the process of removing hydrogen from the system, पहला, oxygen acts as the final hydrogen acceptor, लिखिए, oxygen acts as the final hydrogen acceptor and oxygen acts as the final electron acceptor also, ठीक है, ठीक। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब लास्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो मेजर F1 और F0 पार्टिकल, F1 एटीपी बनाता है, F0 इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन पास करता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है, 2 हाइड्रोजन पास करता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है। एंजाइम यूजेस एटीपी सिंथेटेज
एंजाइम यूजेस एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, कर लिया। ईटीएस यही सेम चीज है तुम्हारा, ईटीएस जो है यही वाला सेम डायग्राम मैंने ही बनाया। ठीक है, तो बेसिकली देखो तुमको दिख रहा होगा, देखो देखो एफएमएन से एफईएस में गया, एफईएस से यूबिक्विनॉल में गया, यूबिक्विनॉल में आ गया। ठीक, यहां भी यूबिक्विनॉल है, ये दोनों दिया साइटोक्रोम बी को, बी से गया C1 में, C1 से गया सी में, सी से गया ए में, ए से गया A3 में। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन मैट्रिक्स में हो जा रहा है। ठीक है, और यही हो रहा है यहां पे। तो यहां पे H+ का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ये सारा H+ जब बाहर निकलेगा तो मेरा एटीपी का प्रोडक्शन होगा, जब बाहर निकलेगा तो मेरा एटीपी का प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ जी, ये बेटा नई एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर आपके पास कोई दूसरा डायग्राम है तो पुरानी एनसीईआरटी का है। आइए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम कर लेते हैं, हमने किया हुआ ऑलरेडी, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो देयर इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली फंक्शनिंग ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस और वो। ठीक है, द एनएडीएस सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वो ईटीएस के थ्रू जाएगा। नन ऑफ द इंटरमीडिएट आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनर्जी, one glucose is being respired, no alternative substances are entering in the pathway in intermediate stage। ठीक है, नेट एटीपी कितना है 38 ATP during aerobic respiration, 38 ATP is utilized during aerobic respiration। फर्मेंटेशन में कितना है, फर्मेंटेशन में only 2 ATP is utilized, only 2 ATP is produced during aerobic respiration, वही। ठीक है, ठीक है, तो NADH is oxidized rather slowly in fermentation in case of anaerobic respiration। ठीक, अब आते हैं रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब कि भैया कहीं कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कहीं एनाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए एसेंशियली ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट अगर हम टोटल देखें तो ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, एसेंशियली ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट अगर हम टोटल देखें तो ये एम्फीबॉलिक पाथवे है या एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, तो ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिकॉज यूज इनटू रेस्पिरेशन, अदर सबस्ट्रेट कैन बी आल्सो रेस्पायर्ड, अभी हम बात करेंगे उस पर। तो अदर सबस्ट्रेट देखो क्या क्या रेस्पायर कर सकते हैं, ये वाला देखिए क्या क्या भैया, सबका इंटरमीडिएट देखिए कहां कहां से आ रहा है, सबका इंटरमीडिएट देखिए कहां कहां से आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, सबका इंटरमीडिएट देखिए कहां कहां से आ रहा है। पहला प्रोटीन अमाइनो एसिड कहां आया, पायरुविक एसिड में, कहां आया, पायरुविक एसिड में। ठीक है, फैटी एसिड कहां आया, एसिटिल कोएंजाइम में। तो आपसे पूछेगा कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां पे फिट कर जा रहा है। ठीक है, ग्लिसरॉल कहां आया, ढाप में। ठीक है, तो लिख दो प्रोटीन या तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पे आ जाता है। ठीक है, जब ग्लूटामिक एसिड वगैरह होता है। ठीक है, या तो यहां आ जाता है। अमाइनो एसिड आपका पायरुविक एसिड पे मिलता है, फैटी एसिड आपका एसिटिल कोएंजाइम पे मिलता है। ठीक है, और ग्लिसरॉल आपका ढाप पे मिलता है, एंड दे एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड दे एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए एक बार पढ़ लीजिए इसको, क्या कह रही है एनसीईआरटी माता, देखिए। फैट वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, इफ फैटी एसिड इज टू बी रेस्पायर्ड तो वो एसिटिल कोएंजाइम में जाएगी, ग्लिसरॉल ढाप में जाएगा और ढाप से पीजीएल में बन जाएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में जाएगा और अमाइनो एसिड के बाद ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा या पायरुविक एसिड में एंटर कर जाएगा। ठीक है, सिंस रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, रेस्पिरेशन इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी कैटाबॉलिक प्रोसेस, बट अगेन यहां पे सब कुछ मिल रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ एम्फीबॉलिक पाथवे, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज एन
एम्फीबॉलिक पाथवे। तुम देखो ना एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, एम्फीबॉलिक पाथवे। एटीपी डाल रहे हो, एनाबॉलिक पाथवे। एटीपी निकाल रहे हो, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो। तो ब्रेकडाउन और जोड़ना दोनों हो रहा है, एसेंशियली ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए हम उसको कैटाबॉलिक कहते हैं, बट इन अ ब्रॉडर सेंस हम उसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर पूछ दे कॉमन कॉमन इंटरमीडिएट फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम। कॉमन इंटरमीडिएट फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हो जाएगा तो एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इस पे एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे एक सवाल आता ही आता है। आओ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे सवाल करते हैं। ठीक, आ जाओ। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। किसका किसका जानना है आपको? देख लीजिए। पहला, आओ, जिसका इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तुमको जानना है, RQ। किसका किसका जानना है भैया? कार्बोहाइड्रेट्स जितना हम लिखवा रहे हैं उतना ही जानना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स 1, कार्बोहाइड्रेट 1। ठीक है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन इन्फिनिटी। ठीक है, सक्यूलेंट प्लांट्स तो क्या होता है? O2 लिमिटेड होता है, तो RQ इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैट्स 0.7, प्रोटीन्स 0.9, ऑर्गेनिक एसिड ग्रेटर देन 1। मैलिक एसिड का होता है 1.33। मैलिक एसिड का होता है 1.33। ठीक है, मैलिक एसिड का होता है 1.33, याद रखिएगा। ठीक, इसका RQ याद रखना, इसका RQ याद रखना, इस पर सवाल आता है। ठीक है, तो देखो वैसे NCERT वाला ही आएगा जो जो आंसर है। ठीक है, 1 0.7, प्रोटीन का 0.9। ठीक है, प्रोटीन का 0.9, ऑर्गेनिक एसिड ग्रेटर देन 1, ऑर्गेनिक एसिड ग्रेटर देन 1। ठीक, खत्म हो गया चैप्टर। द एंड, हमने श्रद्धांजलि दे दी इस चैप्टर को। देखो सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं बेसिकली बता रहे हैं। ETS पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल डोनर, हाइड्रोजन डोनर, ये सब पे सवाल आता है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे सवाल आता है। ग्लाइकोलिसिस पे सबसे ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, और किसमें कितना एनर्जी बन रहा है उस पे सवाल आता है। बहुत थ्योरेटिकल और बहुत आसान सवाल आता है। आज रात में हम लोग करेंगे 9:30 PM, तो तुमको समझ में आ जाएगा। 9:30 PM आपका टेस्ट है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट का। ठीक है, तो हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे ना। जब क्वेश्चन करेंगे तो तुमको अपने आप लगेगा सर सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका अनअकैडमी ऐप पे होगा या टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा डॉक्टर आनंद मनी के नाम से। ठीक है, इसका PDF माइंड मैप सब मिल जाएगा आपको डॉक्टर आनंद मनी के नाम से। तो जब आप 100 क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको सब समझ में आ गया। ठीक है, कभी कभी आप क्वेश्चन जब तक नहीं करते तब तक ऐसे लगता है अरे यार ये वाला तो उतना क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो आपको अभी 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपका थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा और ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा चैप्टर आज रात में। ठीक है, तो 9:30 बजे मिलते हैं। जो भी बच्चे अभी क्लास कर रहे थे चैलेंज कंप्लीटेड लिख देंगे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।